हम लोग अपनी पृथ्वी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हम लोग जहाँ निवास करते हैं वो पृथ्वी है। संसार में जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि जितने भी जंतु है, ये सब पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर मैदान, मरुस्थल, पहाड़, नदियां, झीलें, समुद्र, द्वीप, ये सभी पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं, जिनसे जीवधारियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यहाँ पर जितने भी जीवधारी रहते हैं, वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति इसी पृथ्वी पर करते हैं। अर्थात इस पृथ्वी पर हम लोग निवास करते हैं, जहाँ पर हमारी सभी मूल आवश्यकताएं विद्यमान हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पृथ्वी कैसी है। तो इसके लिए हम पृथ्वी की संरचना के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो आप सब जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति गोल है या चपटी। हम लोग पढ़ते हैं, उसी के आधार पर ये जो पृथ्वी आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इसका आकार गोल है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि इसका आकार गोल है? हम केवल पुस्तक या कोई भी वीडियो है उसमें देखकर ही जानते हैं कि पृथ्वी के आकार गोल है। अगर हम अपने घर से बाहर खुले मैदान में निकल कर देखें पृथ्वी को, तो हमें केवल पृथ्वी का 57% भाग ही दिखाई देता है। तो उस पर हम निर्णय नहीं ले सकते कि ये गोल है। किंतु हमारी वैज्ञानिक जो है, अंतरिक्ष में जाकर इस पृथ्वी का जो चित्र हमें दिखाया, उससे पता चलता है कि इसकी आकार गोल है। एक समय में हम इसका एक छोटा सा ही भाग दिख सकते हैं, जो हमें सपाट दिखाई देती है। पूरी पृथ्वी को एक साथ देखने के लिए हमें इससे बहुत दूर, अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल से भी आगे अंतरिक्ष में यात्रा करनी पड़ सकती है। आपने सुना होगा, कई रॉकेट, अंतरिक्ष यान में मनुष्य पृथ्वी से दूर जाते हैं। इन्हीं अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा हमारी पृथ्वी को देखा गया और उनके खींचे गए चित्रों की सहायता से पता चला कि पृथ्वी का आकार गोल है। ये सिद्ध हो गया कि अब पृथ्वी के आकार गोल है। अब हमें ये जानना है कि पृथ्वी जो गोल है गेंद के समान, वह पृथ्वी ठोस है अथवा खोखली है। जैसे आप लोग बॉल देखे हो, प्लास्टिक का बॉल होता है, वह अंदर से खोखली होती है। किंतु हमारी पृथ्वी अंदर से खोखली है या ठोस है, इसको जानने के लिए हम आगे देखते हैं। आप जान चुके हैं कि पृथ्वी गेंद के समान तो गोल है, किंतु यह गेंद के समान खोखली है या फिर ठोस है। पृथ्वी खोखली ना होकर के ठोस है। जैसा कि आप लोग ये चित्र में देख सकते हो, अगर पृथ्वी को काटा जाए तो हमें पृथ्वी का मुख्यतः 3 क्षेत्र दिखाई देगा। पहला है भूपर्पटी, दूसरा है प्रवार और तीसरा है क्रोध। अर्थात पृथ्वी को काटा जाए तो इसमें 3 ही क्षेत्र हमें दिखाई देगा, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोध। तो ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की 3 परत होती है, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोध। जैसा कि चित्र में देख रहे हो, पहला नंबर है अर्थात पृथ्वी का सबसे ऊपरी वाला भाग, जिसको भूपर्पटी कहते हैं, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। समुद्र है, पहाड़ है, जीव जंतु है, ये सभी भूपर्पटी पर ही पाई जाती है। उसके बाद बीच वाला परत होता है प्रवार। यहाँ पर लौह अयस्क खनिज तत्व पाए जाते हैं। और पृथ्वी का सबसे आंतरिक वाला भाग होता है क्रोध। कल्पना कीजिए, यदि पृथ्वी को काटा जाए तो उसकी आंतरिक संरचना कैसी दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप लोग चित्र में देख रहे हो, एक बॉल को जैसे बीच से काटेंगे तो उसके आंतरिक भाग हमें दिखाई देती है। देख लो, उसके ऊपरी वाले भाग को भूपर्पटी कहते हैं, जहां पर आपको समुद्र, पहाड़ वगैरह और हम जहां पर रहते हैं यही है। उसके बाद अंदर वाला भाग है प्रवार, चित्र में दिख रहा है। उसके बाद सबसे नीचे वाला भाग है क्रोध। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखने पर
हम उसको 3 परतों में बांट सकते हैं, भूपर्पटी, प्रवार और प्रोड। देखो यहाँ पर जैसे आप लोग आलू को काटते हो तो उसका बाहरी वाला भाग छिलका जैसे भाग, वैसे ही पृथ्वी का बाहरी वाले भाग है भूपर्पटी। उसके बाद उसके अंदर वाला मध्य परत प्रवार है। उसके बाद अंदर है काला वाला भाग क्रोड। उसके ऊपरी वाले भाग को हम बाह्य क्रोड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि पृथ्वी के 3 परत होते हैं, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड। अब चलते हैं पहले परत पर, भूपर्पटी। ये भूपर्पटी पर क्या क्या पाई जाती है? यह जो है पृथ्वी का सबसे बाहरी परत होती है, जिसमें महाद्वीप, महासागर स्थित है, जिसे भूपटल या भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी पर ही सभी जीवधारी रहते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और यहीं पर उनके लिए पर्याप्त वायु, जल, भोजन, मिट्टी तथा खनिज उपलब्ध है। उसके बाद दूसरा परत होती है प्रवार। प्रवार भूपर्पटी के नीचे गर्म पिघली चट्टानों से बनी एक मोटी परत होती है, जिसे प्रवार कहते हैं। यह मध्य परत होती है। इसमें पिघली हुई चट्टानें विभिन्न गैसेस सहित पाई जाती है। उसके बाद सबसे भीतरी परत होती है क्रोड। यह प्रवार के निचले क्षेत्र में पाई जाती है। यह भाग प्रवार से भी गर्म होती है। ऐसा माना जाता है कि इसके केंद्रीय भाग में लोहा जो अयस्क है, निकल धातुएं जो है ठोस रूप में पाई जाती है, जिसको पिघले हुए रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान लिए। इसमें 3 प्रश्न आता है। पृथ्वी की 3 परतों के नाम आप लोगों को याद रखना है और तीनों परतों में क्या क्या पाई जाती है इसको याद रखना है। ठीक है जी। और कहाँ पर ये लौह अयस्क पाई जाती है उसको भी ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं पृथ्वी का क्षेत्र। पृथ्वी का क्षेत्र को हम बाहरी दृष्टि से देखें तो आप सब ग्लोब से परिचित हैं। इस चित्र को देखिए गौर से, ये ग्लोब का चित्र है। इसमें कई रंग आपको दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा रंग आपको किसका दिखाई दे रहा है? नीले कलर का। अब डॉट पॉइंट देख रहे हो, ये नीला कलर जो है पानी है, अर्थात हमारी ग्लोब एक पृथ्वी के समान है, अर्थात पृथ्वी का ये नमूना है जिसमें सबसे ज्यादा नीले कलर हमें दिखाई दे रहा है, अर्थात हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नीला कलर जो पानी का संकेत है, अर्थात ये सब नीला कलर पानी है। तो इस नक्शे में देखिए, आपको पृथ्वी के बड़े भाग में नीला रंग दिखाई देगा। आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि नक्शे तथा ग्लोब में जिन स्थानों को नीले रंग से दिखाया जाता है, जैसा चित्र में देखिए, ये सभी पानी होते हैं। इसके ऊपरी सिरे, जिसको इसके ऊपरी सिरे, ये दूसरा चित्र में देखिए, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं। ऊपर को उत्तरी ध्रुव और नीचे को दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर दोनों ध्रुव को आप लोग देखिए, सफेद रंग आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सफेद रंग बर्फ का संकेत करता है, अर्थात पृथ्वी के दोनों ध्रुवों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों ध्रुवों पर सफेद रंग दिखाई देता है जो बर्फ होती है। अर्थात सूर्य का प्रकाश इन ध्रुवों पर सीधा नहीं पड़ती, जिसके कारण वहां का तापमान कम हो जाती है और पानी जो है बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। ऊपर को उत्तरी ध्रुव और नीचे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यह भाग आपको सफेद दिखाई दे रहा होगा। पृथ्वी का यह भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। आप जानते हैं कि बर्फ जमा हुआ पानी है। पृथ्वी में जल, समुद्र, झीलों तथा नदियों में द्रव रूप में यह ध्रुवों पर ठोस रूप में पाया जाता है। अर्थात जो नीला दिखाई दे रहा है यह द्रव रूप में है, अर्थात द्रव रूप में पानी और ठोस रूप में बर्फ। इस सब को, अर्थात जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में सफेद रंग का जो बर्फ है वह भी पानी का रूप है और जो नीला रंग है पानी, वह द्रव रूप है। इन सभी द्रव और ठोस को हम एक साथ जल मंडल कह सकते हैं, क्योंकि ये पानी का ही एक रूप है। अब ग्लोब नक्शे को फिर से देखिए। नीले और सफेद रंग को छोड़कर पृथ्वी की सतह का शेष भाग, जैसे पीले रंग का भी दिखाई दे रहा है, भूरे रंग का भी दिखाई दे रहा है,
हरे रंग का भी दिखाई दे रहा है। ये वे भाग हैं जिन्हें हम जमीन अथवा भूमि कहते हैं। इन पर कहीं पहाड़ है तो कहीं खाई और कहीं मैदान। ठीक है, ऊपर जो सफेद रंग है वो बर्फ हो गया और नीला रंग है वो पानी हो गया। उसके अतिरिक्त अन्य और रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये सब आपका जमीन और भूमि है। पृथ्वी के इस क्षेत्र को हम स्थलमंडल कहेंगे। अब समझ में आ गया जी। जो नीला और सफेद है उसको जलमंडल कह देंगे और जो अन्य कलर है उसको क्या कहेंगे? स्थलमंडल या भूमंडल भी कहते हैं। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग जलमंडल। अगर हम किसी एक गोलाकार वृत्त को 4 भागों में बांटें तो उसका 3 भाग अर्थात 3/4 भाग हमारी पृथ्वी का जल है और 1/4 भाग क्या है? स्थलमंडल, जहां पर हम निवास करते हैं। अब यह बताइए कि पृथ्वी की सतह पर पानी अधिक है या जमीन? तो निश्चित ही आपको पता हो गया होगा कि पृथ्वी पर सबसे कम स्थल है अर्थात जमीन है। आपने पढ़ा या सुना होगा पृथ्वी के चारों ओर हवा ही हवा है। अब इस चित्र में देखिए, आप लोग जितना जल है उसको जलमंडल मान लिए और बाकी को स्थलमंडल। अब इसके ऊपर भाग अर्थात पृथ्वी के ऊपरी वाला भाग जहां पर वायु ही वायु है, हवा है, उसको हम वायुमंडल कह सकते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, किंतु जब वह बहती है तब हम उसे महसूस करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के घेरे को हम वायुमंडल कहते हैं। आप लोग देख सकते हो चित्र में, ये वायुमंडल है जो पृथ्वी के ऊपरी वाला भाग होता है, जहां पर पक्षियां वगैरह उड़ते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जैवमंडल। अगर जैवमंडल को समझेंगे हम इस प्रकार से, ये जैवमंडल जो है तीनों मंडल, जैसा कि आप लोग जलमंडल पढ़ लिए, स्थलमंडल पढ़ लिए और वायुमंडल, ये तीनों आपस में मिलकर जैवमंडल अर्थात जीवों का एक समूह बनाता है, जिसमें सभी प्रकार के, वायुमंडल में देखेंगे तो सभी प्रकार की गैसें, जल वाष्प एवं धूल के कण। जलमंडल जो पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल होते हैं और स्थलमंडल में पृथ्वी का ऊपरी वाला भाग, जैसे आपका मिट्टी हो गया, पहाड़ वाला भाग हो गया, ये सभी मिलकर जैवमंडल अर्थात जीवों का एक समूह बनाते हैं। वायुमंडल की मोटाई, अब आगे चलते हैं हम लोग। वायुमंडल की मोटाई पृथ्वी के आकार की तुलना में बहुत कम होती है। हम लोग देखें, पृथ्वी में 3/4 भाग जल का हो गया, 1/4 भाग आपका हो गया स्थलमंडल का, और ये जो वायुमंडल है उसी पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। इसकी परत बहुत ही पतली होती है। वायु का 99% भाग लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाएं तो ये वायु का 99% भाग जो है वायु के रूप में पाई जाती है। वायु में मुख्यतः 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है और शेष जो है 1% भाग वह कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का मिश्रण होती है। इसलिए वायु को, वायु मतलब हवा को, हम मिश्रण कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें कई गैसें मिली होती है। अब आगे चलते हैं। अपना माइक बंद कर लेंगे, किसी का आवाज आ रहा है। यहाँ पर जो वायुमंडल को देखें तो वायुमंडल में जो वायु होती है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। तो आपको पता है ये वायुमंडल में जो वायु है उसमें सबसे अधिक प्रतिशत होता है नाइट्रोजन का, उसके बाद होता है ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया अर्थात सांस लेने और छोड़ने की क्रिया, हम लोग वायु को तो ग्रहण करते हैं लेकिन वायु में जो ऑक्सीजन होती है जिसका परसेंट 21% होता है वायुमंडल में, इसी ऑक्सीजन को हम श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन क्रिया के दौरान छोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हो कि श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न भी है
इसको आप लोग ध्यान देंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग श्वसन क्रिया के बारे में जानते हैं। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं किंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन तो हमें पता चल जाता है कि हम लोग ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे समझे? तो इसके लिए हम घर में जो अनबुझा चूना होता है, जैसे दिवाली दशहरा हो गया, तो पुताई के लिए चूना लाते हैं दुकान से। उस चूने को एक मटके में डालते हैं। उसके बाद कुछ घंटों के बाद उस चूने का पानी ऊपर में आ जाता है। उस पानी को ले लेते हैं, जिसको हम चूने का पानी कह सकते हैं। जैसा कि आप लोग दोनों बॉटल में देख रहे हो, नीचे की तरफ आपको चूने का पानी दिखाई दे रहा है। ये चूने का पानी है, ऊपर वाला भाग। अगर एक बर्तन में आप लोग चूने को डुबाओगे तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि चूने का पानी ऊपर में एकदम साफ दिखाई देता है। उसी साफ पानी को लेंगे, अब उसके ऊपर एक कार्क लगा देंगे। कार्क का मतलब ढक्कन, और उसमें 2 पाइप लगा देंगे। एक पाइप जो वायु जाने के लिए है और दूसरा पाइप, दूसरे चित्र में देखेंगे, उस पाइप से मुंह के द्वारा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड उस चूने के पानी में छोड़ेंगे। अर्थात हम लोग जो खींचते हैं हवा, उसमें ऑक्सीजन होती है, और जो छोड़ते हैं मुंह से या नाक से, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहाँ पर आप लोग दूसरे चित्र में देख रहे हो, एक मनुष्य जो है पाइप के माध्यम से हवा को छोड़ रहा है। मतलब वह कौन सा हवा हुआ? ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड। निश्चित ही हम लोग जो छोड़ते हैं मुंह से या नाक से, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग इस पाइप के माध्यम से इस चूने के पानी में छोड़ते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर वायु के बुलबुले, अर्थात पानी से एक बुलबुला निकलता है। जो चूने की पानी जो पहले स्वच्छ होता है, मिनरल वाटर जैसी, वह दूधिया हो जाता है। जैसे पानी में थोड़ा सा दूध या सफेद रंग मिला देते हैं तो दूधिया हो जाता है, वैसा। ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मनुष्य द्वारा छोड़ा गया इस बॉटल में, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको CO2 भी बोलते हैं, और ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। अर्थात इससे सिद्ध हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ठीक, तो आपको पता चल गया होगा कि श्वसन क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया जाएगा जिसको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। उसका जो आंसर है उसको मेरे पर्सनल नंबर, सबको पता है, या फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उस नंबर पे आप लोग आंसर शीट को भेजेंगे। ठीक है, और आगे जो आप लोग चित्र देख रहे हो सौर मंडल का, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। माइक चालू कर। ठीक है, ये है सौर मंडल, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और यहाँ पर कुछ प्रश्न है, इसको ध्यान से देखेंगे, और आप लोग इसको व्हाट्सएप में, मेरे व्हाट्सएप में ना, ग्रुप में नहीं डालेंगे। जैसे यहाँ पर गृह कार्य दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है पृथ्वी की 3 क्षेत्र, तो यहाँ पर 3 खाली स्थान दिया गया है, 1, 2 और 3। पृथ्वी की 3 क्षेत्र, खाली स्थान तथा खाली स्थान में बांटा गया है। यहाँ पर क्षेत्र है ना, परत नहीं है, ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर मंडल को आप लोग डालेंगे ना, परत को नहीं डालेंगे। उसके बाद है ध्रुवों पर जल, जैसे आपको ग्लोब दिखाया गया, वहां पर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जल किस रूप में रहता है? ठोस रूप में, द्रव रूप में, या क्या रहता है? आगे, पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग जलमंडल है एवं कितना भाग स्थल मंडल है? तो यहाँ पर भाग को बताना, चौथाई वाला बताया हूं उसको। उसके बाद है वायुमंडल में मुख्य रूप से खाली स्थान तथा खाली स्थान गैसें होती है। अभी मैं परसेंट बताया कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस होती है, उसी को इस खाली स्थान में डालना है। उसके बाद एक और प्रश्न है, खाली स्थान गैस, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? ये खाली स्थान वाला प्रश्न हो गया।
और आपका कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा, उसका आंसर मेरे नंबर पर आप लोग सेंड करोगे। ठीक है।